गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर फॉर्म, कल हमने पढ़ा था स्केलर फॉर्म, ठीक है, और आज वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ले लेते हैं मास m1, ठीक है, और यहां पे मास ये m2 ले लिया, ध्यान देना, और इसका चूंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो F इक्वल टू क्या लिखते थे, ध्यान दो, ये इसको इधर खींचता था F12, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और ये इधर 21। F12 का मतलब बातें हो चुकी थी कि F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से, और F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से, देख लो 1-2 का मतलब फोर्स ऑन 1 पे है, ठीक है। अब यहां पे क्या आता था, ध्यान देना कि F12 इक्वल टू कैसे लिखोगे, F12 इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगा ही। अब एक्चुअल में ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसको समझने के लिए ध्यान देना कि यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे इधर का डायरेक्शन को मान ले यूनिट वेक्टर अगर इधर निकालोगे r12, इसका वेक्टर इधर होगा, r12 वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो ये है, ये हो गया, देख ले एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका यूनिट वेक्टर देख ले, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r12 टाइप इधर होगा, और इसको मान अब यहां पे क्या होगा, F12 इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे क्या होगा r12 कैप, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे क्या करेंगे, बात यहां पे लिख देता हूं, R12 इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इक्वल टू R, 1 से 2 के बीच की दूरी को R बोलते हैं। अब यहां पे क्या लिखोगे इसको, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वी नो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ही है, ठीक है, तब यहाँ पे होगा जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये आ गया। इसी तरह F12 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, F21 को क्या लिखोगे, F21 को लिखोगे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर इधर इधर मान लेते हैं यूनिट वेक्टर R12 कैप, ये इस डायरेक्शन में है, 12 कैप है तो ये 21 लिख लेते हैं, 21। अब यहां पे क्या आ जाएगा, R21, सेम चीजें होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जी m1 m2, ठीक है, सेम चीजें अगर यहां पे करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यहां पे क्या बात है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर 21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 21, और ये वैल्यू आर होता है, आर और आर स्क्वायर क्या हो गया, आर क्यूब हो जाएगा, तो क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब, अब यहां पे क्या हो जाएगा, आर ऑफ 2 ऑफ 1, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। मतलब ध्यान क्या रखना है आपको कि जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब डिस्टेंस, और यहां पे 1-2 वेक्टर अगर लिखा है, इसको ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअल में, 1-2 लिखा है, यहां पे 1-2 लिखा है तो यहां पे 1-2 आएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, देख ले 1-2 लिखा है तो 1-2 की ओर, इधर यहां भी 1-2 की ओर वेक्टर क्यूब आ जाएगा, और इसी तरह 2-1 लिखा है तो ये आएगा, कंसेप्ट यही है, देख ले, ये है मैग्नीट्यूड जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के बारे में बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो डायरेक्शन ये है, और यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, पता है बात, ठीक है, तो यहां से जी m1 m2 बाई आर क्यूब, R12 हो गया, और इसी तरह यहां पे R21 हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, प्रॉब्लम ये है, चलो एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा ले लिया, ये
ये एक मास m1 है, ठीक है, और एक मास m2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। देख लो यहाँ पे r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड F12 एंड F21 इन वेक्टर फॉर्म। लो, वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व करने का तरीका ये है, ध्यान देना कि ध्यान देना F इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ये देख, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2, ये मास m1 m2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, AB, AB का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए क्या करेगा, डायरेक्शन के लिए क्या होगा, इसके तरफ होगा, ये देखिए, ये फोर्स ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया F12 और इधर फोर्स हो जाएगा F21 12, तो यहाँ पे 12, ठीक है, 12 इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर किधर होगा, ए बी कैप की तरफ, ये मैग्नीट्यूड हो गया। देख, फोर्स इक्वल टू क्या था, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, डिस्टेंस ए से बी की ओर, और ए से बी की ओर है तो चूंकि इधर है ए बी कैप लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेगा बता, जी m1 m2 अपॉन ए बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेगा, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे भी लिखते हैं, मतलब कहीं पे लिखा रहा है वेक्टर ए का मोड या ए, दोनों एक ही बात है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ए बी क्यू आ जाएगा, तो जी m1 m2 अपॉन ए बी क्यूब इंटू ए बी वेक्टर। अब सवाल है भाई ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है भाई, R1 प्लस ए बी इक्वल टू R2, और यहां से R2 की वैल्यू क्या आ गई, देख ले, R2 की, सॉरी R2 बोल रहे, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1, डाल दे यहां पे। वैसे भी पता है ए बी वेक्टर है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो R2 माइनस R1 ही आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, F12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन, देख ले, ए बी के जगह क्या लिखोगे, ए बी की जगह रख दे R2 माइनस R1, मैग्नीट्यूड है क्यूब, और यहां पे आ जाएगा ए बी वेक्टर की जगह R2 माइनस R1। ये देख वेक्टर फॉर्म हो गया, खत्म। 1 2 है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 2 है तो क्या होएगा, R2 माइनस R1, कोई कंफ्यूजन, R2 माइनस R1। इसी तरह यहां पे इस वेक्टर के लिए क्या करो, F21 कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, F21 इक्वल टू क्या लिखोगे, जी m1 m2 अपॉन, देख ले 2 1, यहां पे क्या लिखोगे, बी ए का स्क्वायर इंटू बी ए कैप, ऐसा आएगा। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, अभी जस्ट बताया था, जी m1 m2 अपॉन बी ए का क्यूब इंटू बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर एडिबल वेक्टर जब अपोजिट होता है, बी ए कैसे निकालेगा, बी ए निकालेगा R2 प्लस ये इक्वल टू, यहाँ पे बी ए पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं F21 इक्वल टू आ जाएगा जी m1 m2 अपॉन बी ए के जगह क्या हो जाएगा, देख ए बी का उल्टा होगा, तो R1 माइनस R2 का क्यूब मॉड, और वेक्टर बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये हो गई बात, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन, नीचे देख लीजिए, F12 जी m1 m2, और यहाँ पे क्या होगा, R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2। इन दोनों इक्वेशन में क्या देख रहे हो, पहला और दूसरा में कोई बोले, शॉर्ट देखो, ये शॉर्ट में कर दिया मैंने, ये निकाल दिया मैंने, ये शॉर्ट में कर दिया, जी m1 m2 बाई बी ए कैप
ठीक है, अपॉन बी ए स्क्वायर। अब दोनों से क्या पता चला, दोनों से देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझोगे तो R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2 है, और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस F12 इक्वल टू माइनस साइन का डिफरेंस है तो माइनस F21। ये बातें हो गई, और ये हम जानते भी है कि इक्वल फोर्स लगता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, और डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट होता है। ये बात हम पढ़ भी चुके हैं, कोई कंफ्यूजन। ये हमारा था वेक्टर पे, क्वेश्चन वेक्टर पे, फाइंड F12 एंड F21 इन वेक्टर फॉर्म, इसके क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब सवाल ये है, सवाल करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन मतलब प्रिंसिपल क्या है कि ध्यान से समझना, ये m मास है, एक छोटा मास यहां पे है m1 ले ले, एक मास यहां पे है m2 ले ले, एक मास यहां पे है m3 ले ले, तो ये फोर्स ये लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा m1, ये F1 लगेगा, इसको ये खींचेगा F2 लगेगा, ये देख F3 लगेगा, F3 लगेगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। तो बात को समझना कि सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन इसी को बोलते हैं F इक्वल टू F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हो गया नेट फोर्स ऑन मास m, नेट फोर्स ऑन मास m, कैपिटल M पे ये फोर्स लग रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब सवाल ये है, ये फोर्स से इसको कोई लेन देन नहीं है, अगर ये मास बीच में भी आ जाए तो उस फोर्स को कोई फर्क नहीं होगा। मतलब दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो तीसरा बॉडी अगर बीच में भी आ जाए उसका प्रेजेंस और अब्सेंस कोई मायना नहीं रखता। समझ में आ रहा क्या मतलब, देख ले यहाँ पे लिख रहा हूं सुपरपोजिशन चीजें के लिए समझना कि अगर दो देख ले, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, ठीक है, दो बॉडी डज नॉट अफेक्ट द presence or absence of third body। इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सुपरपोजिशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देख ले, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ दियर थर्ड बॉडी, ठीक है। मतलब ये फोर्स से इसको कोई लेन देन नहीं है, ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस या अब्सेंट ऑफ थर्ड बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे तीसरे से कोई इफेक्ट नहीं करता आपस में। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए सुपरपोजिशन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि भाई कौन सा ऐसा फोर्स है, क्वेश्चन पूछ लो कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। विच फोर्स? आपको बता दूं, याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही एक फोर्स ऐसा है जो सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा? न्यूक्लियस के अंदर होता है तो बहुत नजदीक होते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट फॉलो व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वेक्टर जो वेक्टर के एक लॉ होता है उसको हम फॉलो कराएंगे, ठीक है, उसी को। तो फोर वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स, तो वहां पे सॉल्व कर लेंगे उससे प्रॉब्लम। अब आते हैं एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल क्या करते हैं कि 3 स्फीयर है, सेम मास है, ठीक है, 3 स्फीयर ऑफ इक्वल मास, 3 स्फीयर ऑफ इक्वल मास m, ठीक है, एंड रेडियस r, सबका मास सेम है और रेडियस क्या है, r है, ऐसे है। तो कह रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू अदर, ठीक है, ड्यू टू अदर टू, दो के वजह से क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दे देता हूं, ए बी सी डी। ऑप्शन है √3/4 GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1/4 GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सी ऑप्शन दे देता हूं √3/2 GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे देता हूं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देख ये देख, इस पे क्या फोर्स लगेगा, ये वाला इधर खींचेगा, इस वाले फोर्स देख ले, इस वाले मास को ध्यान देना, इस वाले मास को, ये देख, ये वाला मास है, ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, ये इस वाले मास को, ये वाला मास अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और ये दोनों फोर्स, ये एफ है तो ये भी फोर्स क्या है, एफ होगा, तो एफ नेट इधर आएगा। ध्यान समझना कि मैंने क्या बोला, इस पे हम ये ब्लॉक पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, इस वाले पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस वाले पे फोर्स निकालेंगे तो ये वाला मास अपने तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपने तरफ खींचेगा, इस पे फोर्स निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक पे बताना है फोर्स, एक ब्लॉक पे बताना है फोर्स क्या होगा, ड्यू टू अदर टू। तो ये देखो, इस पे हम निकाल रहे हैं, तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये वाला ब्लॉक, और ये वाला अपने तरफ खींचा, तो यहां पे नेट फोर्स ये आएगा एफ नेट, और एफ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देख ले, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू 2ab 2f स्क्वायर इंटू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, sin 30 के बराबर 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3f स्क्वायर, √3f। अब यहाँ पे f नेट की वैल्यू आ गई, ये आ गया। अब f की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, f इक्वल टू क्या होगा, GM अपॉन r, और r यहाँ पे 2r, खत्म। तो f इक्वल टू क्या हो गया, GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो f नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4 GM स्क्वायर बाई r। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, √3/4 GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। लिख लीजिए, काफी फिर से समझते हैं, ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा, दोनों का इफेक्ट नेट इधर आ गया, और ये नेट फोर्स वेक्टर के अकॉर्डिंगली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, दो वेक्टर का सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से नेट फोर्स निकाल लिया, और ये नेट फोर्स F√2 आ गया। अब एक फोर्स कितना होगा, GM1 M2 अपॉन इनके दोनों का डिस्टेंस, ये r रेडियस है, ये भी r है, r और क्या होगा 2r, रख दीजिए, और यहां से वैल्यू आ गई √3/4 GM स्क्वायर बाई r। लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल है, ऐसे ले लेते हैं, ये m है, ये 2m है, 3m है, 4m है,
स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर हैविंग साइड ए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए मास m पुट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इस पे एक मास पुट किया गया m, तो इस पे फोर्स क्या होगा? फाइंड द फोर्स ऑन एट द सेंटर, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे मतलब एट द मास m पे। m पे क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं, a b c d, 4 ऑप्शन दे देता हूं। √3/2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 4√2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब ले ले 3√2 0, 4 ऑप्शन दे दिया। अब यहां पे क्या होगा? इस 5 पे फोर्स निकालना है, बीच वाले पे। स्क्वायर हैविंग साइड a मास m इज पुट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे एक मास पुट किया गया, इस पे फोर्स बताना है। तो इस पे फोर्स बताना है, m पुट किया गया। तो सबसे पहले समझना कि क्या करेंगे, इस ध्यान से समझना सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बड़ा डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये m है, ये कितना है 2m, ये कितना है 3m, और ये कितना है 4m, ठीक है। इस पे m मास रख दिया, अच्छा ये बता, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस कितना होता है? a√2 पूरा, देख ले। अगर कोई बोले यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, ये a है, ये भी a है, तो ये टोटल डिस्टेंस a√2 होगा, और ये a√2/2 ये डिस्टेंस होगा यहां से यहां a√2/2, मतलब आ जाएगा 2, ये हो जाएगा a/√2 होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां a/√2 होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो f, पहले ये फोर्स निकालते हैं, ये इस पे, ये वाला इधर, इस पे ये अपने तरफ खींचेगा, ये देख f, और f इक्वल टू क्या होगा? gm स्क्वायर अपॉन a/√2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देख ले, पाइथागोरस से क्या कर ले, a है तो ये a√2 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√2/2, और ये वैल्यू हो जाएगी a/√2 से √2 कट कर लिए 2 को, तो a/√2 हो गया, रख दिए, ये फोर्स निकल गया, ये f निकाल लिए। अब सवाल ये है कि f ये है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये इधर खींचेगा, ये 2m स्क्वायर आएगा, तो 2f है, इसका डबल होगा। यहाँ पे देख gmm, तो यहाँ पे 2 टाइम्स gm2m, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा यहाँ पे डबल होगा। एक्चुअली बात अगर करोगे, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये 2f आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, 3m मास है, 3f आएगा, ये फोर्स कितना आएगा भाई 4f आएगा। अब सवाल ये कितना आसान प्रॉब्लम हो गया, 4 और 2 मतलब नेट इधर 2 बचा, 2f इधर, देख 2f इधर बचा, 2f इधर, और 3 और f कितना होगा 2f इधर बचा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, आपको पता है 90 डिग्री पे स्क्वायर कट करता है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा इधर f नेट, ठीक है, f नेट की वैल्यू आएगी 2, क्या आएगा बताओ, 2f का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 दूनी 4, 4 4 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√f, ऐसे लिख लेते हैं, f नेट आएगा। अब ये f नेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख रहा हूं, f नेट की वैल्यू आ जाएगी 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, 4 और 4 8, 2√2f, और f की जगह पुट कर देते हैं ये वैल्यू, 2√2f की जगह क्या डाल दे gm स्क्वायर 2 टाइम्स अपॉन a स्क्वायर, 2 2 जा कितना होगा 4
जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई, देख लीजिए आ रहा है क्या, 4√2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 4√2। तो 4√2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आंसर, 4√2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट है। अब समझना इस चीज को, इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इतना आसानी से हमने सॉल्व किया। ये थे सबसे पहले ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस कितना होगा, a√2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस लगा दिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लिए तो a/2 हो गया। तो ये फोर्स हम पता हो गया कि ये फोर्स ये है, कोई कंफ्यूजन, ये फोर्स पता हो गया। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे लग रहा है ये फोर्स F है, तो ये वैल्यू क्या होगी, Gm इंटू 2m अपॉन दिस, ये F का डबल है तो 2F हो गया। ये देखो F का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो F हो गया 4F। 4F और 2F माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 2F आएगा नेट, और यहाँ पे क्या आएगा, 3F है और F है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3F माइनस F, 2F इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो F नेट निकल गया, इन दोनों का स्क्वायर कर लिए तो क्या आ जाएगा 2√2F, ठीक है, और F की जगह ये डाल दो 2√2 इंटू F, 2 दूनी 4√2, खत्म 4√2। कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ट्रायंगल ले लिए, इस पे मास m है, मास m है, मास m है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल हैव साइड ए लिए, तो मैं पूछ लूं कि भाई सेंटर पे ये, इस पे m0 मास रख दिया, यह है सेंटर, बोले तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड या सेंटर से इसके बीच में रख दिया, सेंट्रॉइड है, m0 रख दिया। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एट m0, m0 पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दूं, A B C D, दे देता हूं, एक 0 दे देता हूं, Gm स्क्वायर अपॉन Gm इंटू m0 अपॉन 2√2 A स्क्वायर, 2√2 Gm m0 अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, 3 Gm m0 अपॉन A स्क्वायर। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व करने का तरीका ये है, समझना पहले कि एक्चुअल में क्या होगा कि ये फोर्स यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, m0 है, m है, m है, m है, ये वाला मास को ये इधर खींचेगा, ध्यान समझना, F से, तो ये भी F से खींचेगा, सिमेट्री से पता चल रहा है, और ये भी F से ही खींचेगा ऊपर, सिमेट्री से, ये वाला मास को इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा। क्यों भाई, सिमेट्री से 120 120 ये तीनों सेम होगा, तो 360 है, x 3x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 120। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इधर आएगा, देखो रिजल्टेंट दोनों, दो वेक्टर सेम वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट दोनों के बीच में आता है, ये 60 डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री एकदम बीचों बीच आएगा, और यहाँ पे F इक्वल टू आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 120, ये वैल्यू दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है, तो यहां से आ जाएगा -1/2 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, F स्क्वायर, अब यहां से वैल्यू आ गई F, मतलब ये वैल्यू F आ गई, F और F, ये भी F है, ये और ये कैंसिल, आंसर इज 0, खत्म, कुछ है ही नहीं। देख ले, सेंट्रॉइड था, एकदम सेंटर में था, तो ये जो सिमेट्री से ये डिस्टेंस सब सेम होगा, तो ये जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, और कोई बोले कि ये भाई क्या लगेगा, तो निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन आगे कराऊंगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स और ये फोर्स सिमेट्री से, और चूंकि 120 है,
एफ एफ का रिजल्टेंट कितना होगा, एफ ही आ गया। कोई भी दो फोर्स एफ और एफ उसके बीच का एंगल 120 है, नेट दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ, और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज व्हाट, 0 इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? अब अगला सवाल है, अगला सवाल करते हैं कि ऐसे ले लेते हैं, M1 है, M2 है और इसके बीच का डिस्टेंस d दे दिया, तो बोल रहा है कि एक अगला मास मतलब अलग मास M0 रखेंगे, कहां पर रखे? देखो, वेयर शुड पुट द मास M0, वेयर शुड पुट द मास M0, सॉरी 4m है, वेयर शुड पुट द मास M0 कहां पर रखे, सो दैट M0 experienced 0 फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो, कोई फोर्स ही नहीं एक्सपीरियंस हो, कहां पर रखे और रख, ठीक है। वेयर शुड पुट द मास M0, मास शुड पुट M0, लाइन ज्वाइनिंग M and 4M along line joining M and 4M, कहां रखा जाए? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम मास M, A B C D, D है, D/3 है, D/2 है, D/4 है, ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि देख, ये है इस लाइन पे, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, कहां पर रखे एक M0 मास जहां पे फोर्स 0 हो जाए? तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि मान लेते हैं भाई ये M मास था चूंकि और ये मास था 4M, हमने इसके बीच रख दिया M0 मास, यहां से डिस्टेंस मान लिए x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d-x, टोटल डिस्टेंस ये था। अब हमने ऐसा नहीं, बाहर भी मान सकते हो, लेकिन बता दो एक बात, अभी पता चलेगा कि बाहर में नहीं होगा, ये बात हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अगर आपने इधर मान लिया होता, ध्यान देना कि चलो इधर मान लिया, ये मास M0 यहाँ पे है, यहां मान लिया, सपोज हमने मान लिया, किस मन आ रहा है कि सर आप अंदर ही क्यों मानोगे, ये तो आपकी मर्जी है भाई, जिससे मन करेगा वैसा थोड़ी करोगे, ठीक है। तो M0 मान लिया कि यहां पे मान लिए, तो देख यहां पे अगर मान लिए तो यहां पे मानने से क्या होगा कि ये भी खींचेगा अपने तरफ, ये भी खींचेगा अपने तरफ, तो नेट 0 हो ही नहीं सकता। इस फोर्स को ये भी खींचेगा ग्रेविटेशन से और ये भी खींचेगा, तो नेट 0 हो ही नहीं सकता। जब कभी भी 0 होगा नेट फोर्स अंदर में ही रखना पड़ेगा। इस लाइन पे बात कर रहा तब। अगर किसी के मन में आ रहा है कि सर इधर मानेंगे, ले मान, M0 यहां रख दिए, ले यहां रखा, तो यहां रखेगा तो क्या होगा, देख ये खींचेगा इधर, ये भी खींचेगा इधर, दोनों इधर ही खींचेगा, 0 होगा ही नहीं फोर्स। अब देख बीच में रखेगा तो क्या होगा, बीच में रखेगा तो ये इधर खींचेगा, ले F1, और ये कहेगा कि मैं इधर खींचूंगा, दोनों एक दूसरे खींचेंगे, इस मास को दोनों खींचेगा, ये इधर अपने तरफ खींचेगा, ये इतने, और ये दोनों फोर्स अगर सेम हो जाए कोई टेंशन ही नहीं। मतलब क्या हो जाए, F1 इक्वल टू क्या हो जाए, F2, मतलब क्या होगा, F1 इक्वल टू क्या होगा, GM इंटू 4M, GMM अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, GM 4M, यहां पे क्या आ जाएगा, d-x स्क्वायर, और ये टर्म कुछ तो गड़बड़, ठीक है, GM1 M2 G, सॉरी, इसके बीच का फोर्स है ना, M0 आएगा, और यहां पे आ जाएगा M0 4M, और यहां से देख ये और M कैंसल कर लिए, और यहां पे क्या आ जाएगा, देख d-x, देख ले d-x अपॉन x, इधर लेके चले गए, पूरा का स्क्वायर कर लिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4।
यहां से दो बातें आएगी कि सर डी बाई एक्स इक्वल टू एक 2 आएगा और एक डी माइनस 2 भी आएगा। सॉल्व करेंगे यहां से तो डी माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, 2x और x 3x इक्वल टू डी और x इक्वल टू क्या हो गया डी बाई 3। एक यहां से डी बाई 3 आ रहा है, यहां से सॉल्व करेंगे तो डी माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा डी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इधर लेके चले गए x तो माइनस एक्स, यहां से x इक्वल टू क्या आ गया माइनस डी आ गया। अब भाई माइनस डी का मतलब इधर है, इससे बाहर डी डिस्टेंस पे पहले इधर है, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी जस्ट बताया था ये पॉसिबल नहीं होगा। अलग बात है कि माइनस डी पे यहां पे रखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये 10 से खींचेगा तो वो भी 10 से खींचेगा, लेकिन नेट फॉर जीरो नहीं होगा। नेट फॉर जीरो के लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए डी बाई 3। ठीक है, कुछ नहीं किए, यहां पर रख लिए f1 और f2 को बराबर कर लिए और यहां से हमने प्लस साइन से और माइनस साइन दोनों से ओपन कर लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो यहां से x की वैल्यू डी बाई 3। ये क्यों नहीं होगा क्योंकि माइनस डी इधर नहीं हो सकता, जो हमने इस डायरेक्शन को x माना है पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा x इक्वल टू डी बाई 3। कोई कंफ्यूजन आया क्या आंसर? अगला सवाल है, चलो एक अच्छा सा थोड़ा सा मजेदार ये सब सवाल कर ले। सवाल के बिना तो मजा ही नहीं है, नीट का प्रिपरेशन हो जेई का प्रिपरेशन हो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसके बिना कोई मतलब ही नहीं है। बार बार मैं यही बोलता हूं बच्चों को कि मैक्सिमम नंबर सब क्वेश्चन लगाइए एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या करते थ्योरी के पीछे भाग रहते, ये मास्टर क्या पढ़ाया वो मास्टर क्या पढ़ाया। कम से कम थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन जितना लगाना है लगाओ, वही आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। बार बार मैं यही कहता हूं बच्चों से कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एक ले लेते सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और इसका मास m मान लिया और रेडियस r मान लिया, कैपिटल मास मान लिया, और क्या कर दिए कि यहां से इतना पार्ट को कट करके हटा दिया, ध्यान समझना। ठीक है, और यहां पे एक स्मॉल m है मास। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, पॉइंट P पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, तो ये कट करके हटा दिया, ध्यान से समझना, ये कट करके हटा दिया, कट कर हटा दिया। ठीक है, तो कट करके हटा दिया, तो बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m दैट इज ऑन P, दैट इज पॉइंट P पर बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। इस मास को कट करके हटा दिए और ये सेंटर है और r रेडियस है, ये है, और ये सॉलिड स्फीयर है, इसको क्या कह लो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि समझना, यहां से डिस्टेंस ये पूरा r दिया हुआ है, ये और ये r इज गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि पूरा मास ये कट करके हटा दिया, मतलब क्या, पूरा में से इसको माइनस कर लो, पूरा इस पे फोर्स लगा लो पूरा वजह से और इसके वजह से माइनस कर लो। ठीक है, तो पूरा देख ले, यहां से मैं लिख रहा हूं टोटल फोर्स क्या होगा Ft, टोटल फोर्स कितना होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, टोटल फोर्स ये हो गया। अब ये कटा हुआ स्मॉल पार्ट का फोर्स निकालते हैं, तो स्मॉल पार्ट का फोर्स कैसे निकालोगे, स्मॉल पार्ट का F स्मॉल पार्ट जो कट कर दिया उसको फोर्स कैसे निकालोगे G। लो, मास ही नहीं पता, मास ही नहीं पता है, तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, देख पूरा ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये टोटल मास जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉल्यूम में, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, टोटल 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम है, तो मास m है। 10 रुपए का पेन, 10 पेन का दाम 20 रुपया, इसलिए एक पेन का दाम बड़ा काम आता है ये एक पेन का, इसलिए ये r/2 रेडियस हो जाएगा।
r/2 होगा, ये सेंटर है तो ये इसका सेंटर, इसका r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 4/3 पाई r/2 क्यूब पे वॉल्यूम मास क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू यहाँ पे आएगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। अब यहां से ये जो कट के आएगा मास, जो कट किया गया मास है 4/3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा m, सारा वैल्यू कट हो रहा है और m/8, कट मास m/8 आ गया, मतलब जी m देख ले m/8 इसका मास। अब ये डिस्टेंस चूंकि ये कितना हो जाएगा r माइनस r/2, टोटल डिस्टेंस r था, इसका रेडियस r/2 माइनस कर दिया जी m इंटू m अपॉन डिस्टेंस कितना होगा r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या होगा, टोटल में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8 इंटू r माइनस r/2 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या, नेट फोर्स इसकी वजह से, ये मास हटाने की वजह से आंसर आ गया जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m 8 इंटू r माइनस r/2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन लिख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा लेते हैं, अर्थ है, अर्थ का मास दिया हुआ और इस पे कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, ये प्लेनेट है, ठीक, ये सैटेलाइट मान लेते हैं, सैटेलाइट मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। तो बताना है कि इस पे इसका स्पीड क्या होगा, ये स्पीड बताना है, ये भी स्पीड से घूम रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट का स्पीड बताना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, ध्यान से समझना, और ये डिस्टेंस हम दे दिए r दे दिए, आसान, हमें बताना कुछ ज्यादा ये नहीं है। तो सबसे पहले समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये मास इसका मान लिया कि सैटेलाइट का मास नहीं दिया है, तो मान लेते हैं, देख ले यहाँ पे m ही है, ms है और r डिस्टेंस है, सैटेलाइट का मास ये देख, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसके तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये फोर्स क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोशन को डिस्कस करते हैं, इस पे चढ़ करके ये सैटेलाइट पे ही बैठ के डिस्कस करते हैं, तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं mv²/r, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, mv² बाहर की ओर लगता है, v वेलोसिटी से जा रहा था, इसकी ओर बाहर की ओर लगता है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, से बराबर हो जाएगा Fg इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख ले mv²/r इक्वल टू Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा mv²/r इक्वल टू gm, ms मास है ना, m मान लेते हैं, ठीक है, gm इंटू me अपॉन r², खत्म। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को वायलेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब इस पे चढ़ के मोशन को डिस्कस करते हैं तो बाहर की ओर फोर्स लगता है, और ये बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, देख लिया यहाँ पे बाहर की ओर फोर्स लगा mv²/r, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो मास और मास कट हो गया, इसका मास हमने m मान लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा r और r कट होगा, तो v² इक्वल टू gme अपॉन r हो जाएगा, और v इक्वल टू √gme अपॉन r। दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ सैटेलाइट होगा, ध्यान रखना। इसी टाइप के प्रॉब्लम और करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं कि नीट में आया हुआ है, सीबीएसई पीएमटी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो इक्वल मास है, अगला एग्जांपल लेते हैं, टू इक्वल मास, ठीक है,
मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड स्पीड ऑफ इच मास। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं, ए बी सी डी, √gm/r, रेडियस r दे दिया हूं, ठीक है, 1/2 gm/r, ठीक है, 1/3 gm/r, नन ऑफ दिस। ले, दो मास थे ऐसे, और ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, कह रहा है कि 2 इक्वल मास मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो ये m मास है, ये m मास है, और रेडियस r है चूंकि, ठीक है, ये रेडियस कितना है, r है। तो यहां पे ध्यान से समझना कि इनके बीच का जो फोर्स लगेगा, देख ले, ये ग्रेविटेशनल, और इसके बाहर लगा दिए mv²/r, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा Fg इक्वल टू mv²/r, बाहर की ओर इस पे बैठ के मोशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, Fg की वैल्यू क्या होगी, Gm, देख, इंटू m अपॉन r, और r 2r होगा, ऐसे बोल देना चाहिए, 2 इक्वल मास मूविंग एज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है, मूव कर रहा है ड्यू टू म्यूचुअल, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, mv²/r, और यहां से v² की वैल्यू क्या होगी, देख, 1/4 gm/r, देख ले, v², m और m कट, एक से m कट, ठीक है, r कट, तो यहाँ पे r² कट, तो एक r बचेगा, तो यहाँ पे gm/r बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा v की वैल्यू क्या होगी, 1/2 √gm/r। तो आंसर इज व्हाट, बी इज करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन? अगला प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेवल एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, 4 पार्टिकल है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ध्यान दीजिए, 4 पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहे हैं, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है, और इसका रेडियस r दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो, r दिया हुआ है, ये r, रेडियस r है, तो r, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, तो 2r हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, ये डिस्टेंस, ये मान लेते हैं x, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x इक्वल, सॉरी, स्क्वायर पे रहेगा, चारों इक्वल डिस्टेंस पे है, चारों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर लगा दोगे तो x² प्लस x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r², और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, √2r, देख लीजिए, ये x की डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब सवाल ये है कि देख, ये मास m है, और ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है, तो ये इधर इसको खींचे करेगा, ये इधर खींच के, ये देख, ये इस पे निकाल रहा हूं फोर्स, किसी एक पे निकालेंगे फोर्स, इस पे फोर्स क्या लगेगा, देख, ये लग रहा है F, इधर F, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा F। अब दोनों एंगल चूंकि 90 डिग्री है, तो दोनों मिलके इधर जाएंगे, F√2, देख ले, ये और ये दोनों का रिजल्ट है f² प्लस f² अंडर रूट 90 पे, आपको पता है, f² प्लस f² अंडर रूट में, तो F√2 लग गया इधर। अब चूंकि इसका एक और फोर्स लगेगा, F1, एक और लगेगा इन दोनों की वजह से, F1, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, यहां पे बात कर लेते हैं, यहीं पे लगेगा F नेट, F1 प्लस F√2, ये लगेगा। अब यहां से F नेट, ये नेट इधर ही लग रहा है, चूंकि दोनों का सम, दोनों को मिलके F नेट लग रहा है, और इधर में फोर्स लगेगा mv²/r, दिखाई दे रहा है क्या,
इधर फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, तो ये फोर्स दिस इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान से समझना, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू F1 क्या होगा भाई, F1 ये है F1, ये वाला F1 जी एम इंटू एम अपॉन आर, और आर क्या होगा 2r का स्क्वायर प्लस f√2, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकाल दिया हूं, तो क्या हो जाएगा f की वैल्यू क्या होगा जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना होगा x, √2 का √2 r का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू √2। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, कॉमन ले लिए, 4r स्क्वायर को कॉमन कर लिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीएम स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, देख ले यहाँ पे 4 बाहर लिया हूं तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऊपर √2 एज इट इज रख देता हूं, और यहाँ पे 2 रख लेता हूं ये, और यहां से m और m कट हो जाएगा, तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख जी एम अपॉन, और r कट होगा तो 4r इंटू 1 प्लस 2√2, ये वैल्यू फर्दर, एक मिनट यहां तो स्पेस है, यही लिख लेते ना, यहां पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, दिखाई दे रहा है क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देख ले जी एम अपॉन आर, वी स्क्वायर बाई आर, आर कट हो गया, तो यहां से आर कट करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 4r इंटू 1 प्लस 2√2। अब यहां से क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख अंडर रूट ऑफ, इसका अंडर रूट करोगे तो v इक्वल टू 1/2 आएगा बाहर, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा जी एम बाई आर 1 प्लस 2√2, तो यहां हमारा स्पीड क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई, मतलब ये देख, तो मैंने आज जो क्वेश्चन जितने करा रहे हैं सब क्वेश्चन किस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, छोटे लेवल पे बहुत क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। देख ले क्या किया, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, नेट फोर्स, ये F से खींचा इधर, और ये F दोनों सेम होगा, जी m1 m2 जी एम एम, देख ले यहाँ पे लिख दिया हूँ F की वैल्यू जी एम अपॉन √2r स्क्वायर लिख दिया, F और F दोनों मिलके क्या हो गया f√2, ठीक है, और f√2 हो गया, यहां से F1 लगेगा फोर्स इस M और M की वजह से, फिर से समझना है, ये F लगेगा और ये F दोनों मिलके f√2 हो गया, और ये F1 नेट फोर्स हो गया, और यही नेट फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट में mv स्क्वायर बाई आर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, उस पर बैठ के मोशन डिस्कस करते हैं तो बाहर की ओर, और इसको रख दिया सारा वैल्यू, ठीक है, तो यहां से हमारे क्या निकाल लिए, यहां से हमने v की वैल्यू निकाल ली, तो यहां पे करेक्ट आंसर इज व्हाट, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे ये कॉमन लिया मैंने, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आएगा करके, देखते हैं कौन कर पाता है, खुद से आप भी ट्राई कीजिएगा पॉज करके वीडियो को। एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे ले लेते हैं, 3 मास है m m m m, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, देख कैसा पाथ पर मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, 3 इक्वल मास मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, देख ले 3 इक्वल मास मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ such that form equilateral ट्रायंगल, ऐसा कर रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं इक्विलैटरल, ऐसे मूव कर रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंटेन हो जाए, सच दैट मेंटेन, यहां पे लिख लो, मेंटेन, इक्विलैटरल ट्रायंगल को मेंटेन कर रहे हैं, तो साइड ए दे दिया इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए, और मास m दिया हुआ है, 3 मास m दिया हुआ है, तो फाइंड स्पीड ऑफ ईच मास, ऑप्शन आपके पास दे देता हूं, ए बी सी डी, gm बाई 2a, gm बाई 3a, gm बाई a,
1/2 GM/A। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका समझ लेते हैं। पहले तो बता देता हूं, याद रखना कि ये देख, ये इधर कीजिएगा, इस पे निकाल रहा हूं फोर्स, ठीक है। इस वाले पार्टिकल पे अगर निकाल रहा हूं तो ध्यान देना, इस वाले पार्टिकल पे निकाल रहा हूं तो ये F, ठीक है, और ये भी F, देख ले, F और F ये हो गया फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस ये क्या है, एक मिनट 3 इक्वल मास मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। अच्छा मेंटेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कुछ क्वेश्चन में एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये है। अब यहां पे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स इधर आएगा, एफ नेट, और एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 60। देख ले, ये इधर की जगह एक इधर, इस पे निकाल रहा हूं, एक मास पे फोर्स निकाल रहा हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी एक मास पे फोर्स नेट निकाल लिए, MV स्क्वायर के बराबर कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर देगा। अब एफ नेट की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 1/2, तो यहां से एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी f√3, ठीक है, एफ स्क्वायर और यहाँ पे 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे f√3 आ गए। अब ये एफ नेट समझना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, ये बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा mv²/r, पहले हम बात कर चुके हैं, ये m मास है, तो बाहर की ओर फोर्स लगता है mv²/r, दिख रहा है क्या, ठीक है। और ये फोर्स क्या होगा, सेम, तो mv²/r इक्वल टू f√3। अब सवाल ये है कि भाई f कैसे r कैसे निकाले, ये देखो, ये रेडियस है, ये क्या होगा, अभी जस्ट मैं बता देता हूं, बट अभी आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आता है। ये याद रखना, ये वाला जो ये होता है, ये, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस याद रखना, ये होता है r इक्वल टू a/√3 होता है, याद रखना, ये डिस्टेंस, ये रेडियस, ठीक है, a/√3 होता है, ठीक है। कैसे होगा अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होना, कि अभी मैं सॉल्व कर लूं, फिर इसके बाद बता दूंगा क्यों होता है, और ध्यान रखना। तो यहाँ पे mv²r की जगह क्या लिखोगे, a/√3 का स्क्वायर इक्वल टू फोर्स mm अपॉन a स्क्वायर इंटू √3, और यहां से देख कट होगा, यहाँ पे v² बचेगा इक्वल टू GM/A, देख ले, ऊपर जाएगा तो 3 कट हो गया, और mv²/r है ना, a/√3, ये ऊपर जाएगा तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट, ये और ये कट हो गया, m और m कट होगा तो v² इक्वल टू क्या होगा, GM/A, और a भी कट होगा, a। अब यहां से v इक्वल टू √GM/A, ये आंसर आएगा। अब इसका देख ले आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन, अभी भाई आता कैसे है, चल इसके बारे में ये देख ले, कुछ नहीं किया, ध्यान समझना, ये फोर्स F और F दोनों का नेट फोर्स f√3 आ गया, और यही फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर। लेकिन ये r रेडियस, ये कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस यहां से यहां, जो यहां से यहां है ना डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, a/√3 हो जाता है, a/√3 होता है ये रेडियस, इसीलिए रख दिया, क्यों होता है अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देख ले, डिस्कस कर देता हूं भाई, तू सोचेगा कि कैसे होता, परेशान हो जाएगा। तो याद रखना, ये ठीक है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2, तो यहां से ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आएगा √3/2 a², ये हाइट,
h हाइट निकाल लिए, ठीक है। देख ले कैसे निकाल लिए, a/2 का पाइथागोरस लगा दिए, a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 हाँ 4 माइनस a 3/2, ठीक है, √3/2a हाइट हो गई। अब इस हाइट तो निकाल लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो सर्कल ऐसे बनेगा, देखिए सेंट्रॉइड होता है, तो सेंट्रॉइड होता है 2:1 में कट करता है। इसका रेशियो कितना होता है 2:1, मतलब ये 2 अनुपात है तो ये 1 होगा, ठीक है। इसको मान लो a, इसको मान लो o और इसको मान लो m। AO इक्वल टू क्या होगा बता, 2x, और OM इक्वल टू क्या होगा x। रेशियो ये 2:1 में कट करता है, यहां पे ध्यान देना, AO is to OM इक्वल टू 2:1 होता है, तो AO इक्वल टू क्या होगा 2x, और दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर कर दो, 2x प्लस x इक्वल टू क्या होगा h √3/2a, और 3x इक्वल टू √3/2a, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा 1/2√3a, x निकल गया, तो सो AO इक्वल टू क्या होगा 2x, 2 टाइम्स कर ले, तो AO इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स इसका a/√3। तो ध्यान रखना कि ये AO का डिस्टेंस क्या होता है a/√3 होता है। कंफ्यूजन मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी आए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कभी ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस होता है a/√3, याद रखना ये डिस्टेंस, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस a/√3 होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ये पूरा लेक्चर जो हमने पढ़ा, 2 लेक्चर लिए, ठीक है, इस लेक्चर में पूरा प्रॉब्लम ही किए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक का उठाइए और आराम से नीट, जेईई मेन, एडवांस, जिस लेवल के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा हो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, थैंक यू। समझ में आया क्या?